हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मैं आपकी एजुकेटर अंशु पंडित आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट इट। ओके, उससे पहले इस चैप्टर की वीडियो से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद इस वाले वीडियो पर आए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। लेट्स गो। सो स्टार्टिंग विद इट, हमें पता है कि जो हमने पढ़ा था कि फ्रांस में लुइस 16 ने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब बात होने लगी कि फ्रांस जो है अबॉलिश करना चाहता है मोनार्की। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे कितने सारे स्टॉर्मिंग हुई थी बेस्टाइल में, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे इवेंट हुए थे। सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह की सोसाइटी हुआ करती थी फ्रांस में और किस तरह के लोग होते थे। थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद वो लड़ाई लड़ रहे थे इन द सेंस कि जो फ्रांस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाए, जिससे कि जो मोनार्क का रोल है, जो रूलर का रोल जो है वो थोड़ा लिमिट हो जाएगा। सो ये सारी हमने बातें करी थी। लेकिन अब बात ये है कि अब जो है वहाँ पर अबॉलिश होने की बात थी कि मोनार्की अबॉलिश ही कर दो। सो what they wanted, the France abolishes the monarchy. In April 1792, what happened? Like in April 1792, the National Assembly voted to declare war against Prussia. So April 1792 में war declare करने की बात हुई against Prussia और Austria. So thousands of volunteers जो थे वो इस वाले जो एक step वो लिया गया था उसमें सबका भाग लेने लग गए. This was as a war against the kings and atrocities all over the Europe. So this is what was happening. तो इससे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लुइस 16 जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, लाइक कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वगैरह जो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उनके पास क्योंकि पावर्स लिमिट हो गई थी, उनको आदत नहीं थी उसकी, वो संभाल नहीं पा रहे थे ऐसे करके कि उनसे पावर्स छिन गई थी, तो वो सब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ही एंटर्ड वेरियस सीक्रेट नेगोशिएशंस। कई सारी जो सीक्रेट नेगोशिएशंस होती थी दूसरे सबसे, उसमें वो लोग वो ज्वाइन कर दिए। अब उसमें क्या हुआ, लाइक एक किंग ऑफ प्रूशिया के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था ये सीक्रेट नेगोशिएशन। बेसिकली ये कि वो चाहते थे कि फ्रांस में फिर से पहले जैसा हो जाए, उनके पास फिर से सारी पावर्स आ जाएं। और उसके लिए उन्होंने, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी मिलिट्री और सबका जो पावर सब जो थी वो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट थी उसके पास थी। अब क्या हुआ, तो इस वजह से उन्होंने बाहर से सपोर्ट मांगा। ही आज सपोर्ट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज और अदर एरिया से, जैसे उन्होंने प्रूशिया के किंग से सपोर्ट मांगा एक सीक्रेट नेगोशिएशन करके, एक चुपके से बातचीत करके जो किंग थे प्रूशिया के उनसे सपोर्ट मांगने की कोशिश करी। अब क्या हुआ, रूलर्स ऑफ जो नेबरिंग कंट्रीज वगैरह थे वो बहुत वरिड हो गए कि डेवलपमेंट्स कैसी हो रही है फ्रांस में, क्योंकि जो बहुत डेवलपमेंट हो रही थी एक तरीके से ये कि जो रेवोल्यूशन होने की जो सब हो रहे थे, जो साथ साथ में चीज़ें चल रही थी रेवोल्यूशन की, सो उसका इफेक्ट जो था वो और सारी उनकी कंट्रीज पर भी पड़ रहा था। और जो डेवलपमेंट हो रही थी फ्रांस से, उससे जो नेबरिंग कंट्रीज के जो आस पड़ोस के जो राजा वगैरह होते वो सब बहुत थोड़े से घबरा से गए। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, उन्होंने वहाँ पे आर्मी भेज दी। दे सेंड देयर ट्रूप्स, आर्मी / ट्रूप्स उन्होंने अपने भेज दिए। ठीक है, अब इस सब के बाद से क्या हुआ, लाइक बिफोर दिस कुड हैपन, तो नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने वोट कर दिया कि अप्रैल 1792 से नेशनल असेंबली ने वोट करा कि वो वॉर डिक्लेयर कर देंगे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो उनको पता लग रहा था कि हाँ, बाहर से जो सपोर्ट मिल रहा है लुइस 16 जो किंग है उनको, और वो क्या चाह रहे हैं कि जो मोनार्की जो आई है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो हो रखी थी स्टैब्लिश, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, और फिर से पुराना वाला सब चीज़ वापस से शुरू हो जाए। तो उसको रोकने के लिए व्हाट दे डिड, जो नेशनल असेंबली जो बनी हुई थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 1792 में वॉर अगेंस्ट प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, क्योंकि उनको पता लग गया था कि हाँ, यहाँ से ट्रूप्स भेज रहे हैं ये लोग, हमें मरवाना चाह रहे हैं, हमारा सिस्टम खराब करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे, जितने भी सारे जो थर्ड स्टेट के सब जो भी लोग थे वो वॉलंटियर करने लग गए और उन्होंने बोला कि हम लड़ाई लड़ेंगे अगेंस्ट ये सारे लोगों के जो भी बहुत ही हाई क्लास किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स वगैरह जो थे, उन सबके जो यूरोप से पूरा। तो उन्होंने एकदम अपने दिल पर लेकर के एक तरीके से बोला कि हम तो लड़ाई करेंगे पूरे सारे राजाओं दोनों के सबके खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और फिर वो प्रोविंसेस इन सब के लिए लड़ाई करने के लग गए। सो दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूरोप। तो ये जो थी उन्होंने अपने पर्सनली ले लिया और उन्होंने बोला कि ये वॉर है अगेंस्ट किंग्स और
एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ जो यूरोप में थे, क्योंकि वो बहुत समय से सफ़र करते आ रहे थे। तो फाइनली वो अपने लिए खड़े हो रहे थे। वो बोले थे कि हम लड़ाई लड़ेंगे और हम ये मेंटेन रखेंगे जो सिस्टम है, और उससे अच्छा सिस्टम और लेकर आएंगे जहाँ पे रूलर्स वगैरह का रोल नहीं, आज सच नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं दी जाए, ठीक है। सो दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से सब लोग जो होता है कि एक थोड़ी सी साथ में यूनिटी वाली जो फीलिंग आए, या फिर साथ मिलकर के लड़ने की, उनके खिलाफ लड़ने के लिए। सो वो दे डिड, वो ये मार्शियलीज ने एक सॉन्ग गाया था, लाइक दे सैंग द मार्शियलीज, दिस सॉन्ग जो है, और वो गाया गया था बाय रॉबर्ट दे लिएजे। सो इन्होंने गाया था। सो जब भी वो मार्च के लिए जाते थे, लड़ाई करने के लिए जाते थे पेरिस की तरफ, इनटू पेरिस, एंड दैट्स हाउ दे लाइक, ये एक तरीके से नेशनल एंथम बन गया था फिर फ्रांस का, इस वजह से। सो दिस सॉन्ग, एज यू कैन सी, दिस टर्न टू बी अ नेशनल एंथम फॉर द फ्रांस। सो ये जो गाना गाया गया था, ये बाय इनके द्वारा लिखा गया था, और ये उस समय मार्शियलीज करके था। और ये बेसिकली ये था कि वो जब भी वो लड़ाई लड़ने जाते थे, या मार्च के लिए जाते थे, या फिर एक साथ होकर जाते थे, तो यही गाना गाते थे, जिससे कि वो होता ना एक कंट्री के प्रति और अपनी उसके प्रति एक तो होता है ना नेशनलिज्म की भावना निकलती थी, या फिर किस एक तरीके से मोटिवेशन के लिए कि हाँ हम लड़ने जा रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ, किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज वगैरह जो थे उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, और यही जो था एक वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो जैकोबिन्स कौन थे? हु वर द जैकोबिन्स? अब जैकोबिन्स जो थे, दे गॉट देयर नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो उन्हें अपना जो नाम मिला था वो एक कॉन्वेंट से मिला, जो थे सेंट कॉन्वेंट पेरिस के अंदर जो थे, ठीक है। अब वो थे लेड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, दे केम टू बी नोन एज सांस्कुलटिस, ओके। सो ये क्योंकि वो हेड हो रहे थे बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा, तो उनका नाम फिर ये रख दिया गया। अब हम बात करते हैं, जो लार्ज सेक्शन ऑफ लोग जो थे, बहुत सारे सेक्शन पॉपुलेशन के लोग थे, उनको कन्विंस कर लिया गया कि भाई रिवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 में, उन्हें ना केवल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, सिर्फ रिचर सेक्शंस को ही नहीं, बट सारे लोगों को मिलेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ था 1791 के थ्रू। सो दिस वॉज वॉट दे वर होपिंग फॉर। और पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो थे वो क्या हुए थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किसी भी नेशनलिज्म के उस पर, या फिर जो भी लड़ाई लड़ने के लिए जो ये नेशनल असेंबली के लोग थे, या फिर जो भी मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग थे जो खड़े हो रहे थे किंग्स वगैरह उनकी बुराइयों की और उनके जो टॉर्चर और ऐसे वो सब के खिलाफ जो कर रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस सब में, लाइक फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। क्योंकि वो वहाँ पे बैठ करके दे वर एबल टू डिस्कस कि हाँ हम लोग ये पॉलिसीज रख सकते हैं, हम लोग ये आगे काम कर सकते हैं, जिससे कि हम ये एक्शन ले सकें, ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल वन जो था वो था ये जैकोबिन। अगर हम बात करते हैं जैकोबिन क्लब जो था, दिस क्लब वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल वन, सबसे ज़्यादा जो हिट गया, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो हुआ वो ये क्लब था, जैकोबिन क्लब। अब इसको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर द्वारा हेड किया गया था। कौन चला रहे थे? ये चला रहे थे, और इसको बोला जाता था सैंसकुलोटस, ओके। अब इसका मतलब हो गया बिना नी ब्रीचर्स के, लाइक विदाउट नी ब्रीचर्स। लेट मी राइट इट, विदाउट नी ब्रीचर्स। अब क्या होता है, लाइक विदाउट नी ब्रीचेस का मतलब होता है, ये जो नी ब्रीचेस वगैरह थे घुटनों पे जो वो ऐसे पहने जाते थे, वो बहुत हाई क्लास लोग हो गए, जैसे किंग हो गए, एरिस्टोक्रेट्स हो गए, ये सब लोग पहनते थे, ठीक है। सो तो जैकोबिन्स वगैरह जो थे वो जानबूझ करके हम नहीं पहनेंगे, बिकॉज हम अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उन राजाओं के खिलाफ, और जो बड़े हाई क्लास लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो इस सब के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ये नी ब्रीचेस जो थे वो एकदम हटा दी। वो एकदम होता है ना सिंपल कन्वीनियंट स्ट्राइप कलर की, ऐसे स्ट्राइप्स में ट्राउजर्स फैली हुई जो होती थी, ट्राउजर्स टाइप, जैसे आप ये देख सकते हैं, एकदम वैसे पहनने लगे, हल्का फुल्का, बिना कोई ब्रीचर के या उसके, ठीक है, उसके नी घुटनों पे जो थे उसके खिलाफ, ओके। सो जैकोबिन्स वगैरह जो ये लोग जो होते थे, ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग होते थे, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, या शू मेकर्स हो गए। लेट मी राइट इट, जिस क्या कैसे हो सकते हैं, लाइक वर शॉपकीपर्स, दे वर आर्टिशंस, राइट, देन लाइक शू मेकर्स हो गए, फिर लाइक पेस्ट्री कुक्स हो गए, लाइक वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए,
बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास के जो थे, जो थर्ड सेक्शन वाले लोग जो थे वो सब थे, ठीक है। सो ये सब के बारे में बात किया एज जैसे कि, तो ये हो गए जैकॉबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे। तो ये सब उन्होंने क्या किया, ये लेट मी रिवाइज इट पूरा फिर से। जैकॉबिन्स जो थे वो थे फॉर्मल कॉन्वेंट, उनसे नाम लिया था, जिनका नाम था सेंट जैकॉब, जो पेरिस में थे। ये जो क्लब था ये हेड हो रहा था बाय मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर, और वो इसको ये भी बुलाते थे सैंट क्लॉटेस, ओके। और वो लोग क्या थे, वो ऐसे ढीली वाली जो स्ट्राइप्स में ट्राउजर्स या फिर ऐसे ढीला पहनते थे, जिसमें कोई नी ब्रीचर या कुछ ऐसा घुटनों पे कुछ वैसा वाला नहीं था, ठीक है। और इसकी क्लब के मेंबर्स कौन कौन होते थे, बहुत आम आदमी लोग हो गए, शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर्स, ये सब लोग हो गए। और पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो होते थे, जैसे जैकॉबिन क्लब जो था बहुत फेमस जो था, वो इसलिए फेमस होते थे क्योंकि सारे लोग इकट्ठा होकर के कोई पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने खुद के क्या एक्शन वो सोच रहे हैं, अगले क्या लेने हैं, उस सब के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें थी ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह में होती थी। सो ये भी जो जैकॉबिन क्लब में हुआ था, दैट वॉज ऑल्सो वेरी फेमस वन जो हुआ था, ठीक है। अब कन्वेंशन द एंड ऑफ मोनार्की के बारे में बात करते हैं। तो हुआ क्या, 10 अगस्त 1792 में यही जो जैकॉबिन्स वगैरह थे, उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज करके जो पैलेस था वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। और वहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे, जो भी राजा उनकी फैमिली वाले लोग थे, उनको बंदी बना लिया। व्हाट दे डिड, रॉयल फैमिली हॉस्टेज, उनको बंदी बना लिया एक तरीके से। डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर ऑल द मेन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792। अब हुआ क्या था, आपको याद होगा मैंने बताया था पहले जो वोटिंग राइट्स थे वो किसके लिए थे, सिर्फ 25 ईयर ओल्ड से अबव मेन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पेयर्स जो होते थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स जो सबसे ज़्यादा टैक्स जो देने वाले थे, सिर्फ उन्हीं के लिए वोटिंग राइट्स थी। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम लोग जैकॉबिन्स वाले जो लोग थे, जो भी क्लब के वो मेंबर्स वगैरह थे, वो पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज पर हमला उन्होंने कर दिया। उन्होंने रॉयल फैमिली के जो राजा, उनकी फैमिली, सबको बंदी बना लिया। और उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइट टू वोट, हमें सबको राइट टू वोट चाहिए, जो भी 21 ईयर ओल्ड से बड़े हैं, 21 साल से बड़े आदमी लोग हैं, उन सबको राइट का वोट का अधिकार मिले, ठीक है। सो इस वजह से इन दी एंड फ्रांस जो है रिपब्लिक बना 21 सितंबर 1792 में। तो हमें पता है कि एकदम पहले तो एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम था, सिर्फ राजा और प्रजा वाला था। फिर क्या हुआ, राजा का जो रोल था वो थोड़ा कम कर दिया गया और रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी लाए गए पार्लियामेंट सब में। सो क्या हुआ था, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने कन्वर्ट हुआ। फिर बाद में फिर से हुआ और इन दी एंड हो गया मोनार्की का। और फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रांस, इट टर्न टू बी रिपब्लिक। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सारे स्टेप्स, पहले एक सिर्फ राजा और उसकी प्रजा वाला था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुआ, उसके बाद फिर रिपब्लिक हुआ, कितना चेंजेस आया है। हाँ, कभी कभार बहुत सारे चेंजेस की जरूरत होती है, जिससे तभी जाकर के एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आती है, राइट। तो वही ऐसा हुआ यहाँ पर पे भी। सो अगर हम फिर से स्टोरी रिवाइज करते हैं, हुआ क्या, मॉर्निंग में अगस्त 10 को जैकॉबिन्स वगैरह जो थे, उन्होंने पैलेस ऑफ जी ट्यूलेरीज है, ये नाम है पैलेस का, ठीक है, किले का नाम है और उस जगह का पूरा उसका नाम है, ठीक है। वहां पे उन्होंने एकदम सबको मार दिया, उसके गार्ड्स वगैरह को तो एकदम खत्म, सबको मार दिया। और जो राजा वगैरह थे उनको बंदी बना लिया कई घंटों के लिए। अब फिर असेंबली में उन्होंने क्या किया, लाइक लेटर इन द असेंबली दे वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उन्होंने वोट ऐसा करा कि वो चाहते थे कि जो रॉयल फैमिली उनको एकदम बंद कर दिया जाए, जेल वगैरह में डाल दिया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस हुए बहुत सारे, और फिर बाद में जाकर के क्या हुआ कि ऑल द मेन अबव 21 ईयर ओल्ड और अबव, भले वो उनके पास पैसे ज़्यादा हो, वेल्थ हो नहीं हो, बहुत हाई सोशल स्टेटस हो या नहीं हो, तो सबको ही मतलब 21 ईयर्स अबव से कोई भी आदमी जो होगा उसके पास वोटिंग राइट्स होगा। तो ये वाली बातें उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, बात रख ली असेंबली के अंदर, और ये बात फिर उन्होंने डिमांड करने लग गए। सो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी, जिसका नाम था कन्वेंशन, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली, जो नई असेंबली इलेक्ट हुई थी उसका नाम था कन्वेंशन, ठीक है, ओके। सो 21 सितंबर 1792 में उन्होंने मोनार्की जो थी उसको अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को कर दिया डिक्लेयर रिपब्लिक फाइनली। अब रिपब्लिक किस तरह की गवर्नमेंट होती है उस बारे में जाना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बारे में पढ़ा था। अब इम्पॉर्टेंट है कि रिपब्लिक किस तरह की गवर्नमेंट होती है, लाइक रिपब्लिक किस तरह की, क्या होता है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट like where the people elect
द गवर्नमेंट including the head of government. So कोई भी hereditary monarchy नहीं है. There is no hereditary monarchy. अब इसका क्या हो गया मतलब, रिपब्लिक का मतलब हुआ कि एक इस तरह की गवर्नमेंट जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, लाइक दे वेयर द गवर्नमेंट like elect the where the people elect the government including the head of the government. So जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, इवन जो हेड पोजीशन पे है गवर्नमेंट की उसको भी. सो वहाँ पे कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है, मतलब कि लाइक बहुत सारी जनरेशन से चलते आ रहे जो राजा है उसके बेटे ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का हेड इलेक्ट हो सकता है और जो लोग हैं वो खुद चुनेंगे अपने. सो दिस इज द रिपब्लिक की बात हमने जो की. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. लाइक जो लुइस 16 थे ही वाज सेंटेंस टू डेथ. अब क्या हुआ, एक ये भी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पढ़नी ज़रूरी है, वो ये है कि जो लुइस 16 के बारे में हमने पढ़ा था, तो अब क्योंकि उन्होंने एक तरीके से देशद्रोही वाला काम किया, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज़ के सबको बोल रहे थे ना कि वो वहाँ पर आकर के अटैक करें और जिससे कि उनकी पावर्स फिर से स्टैब्लिश हो जाए. सो उनको लुइस 16 के साथ ये हुआ, उनको सेंटेंस कर दिया गया डेथ के लिए. ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ. क्या हुआ, उनको फांसी की सजा दे दी गई बाय द कोर्ट. ओके, सो ये था लाइक क्योंकि वो इट वाज ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, मतलब कि देशद्रोही के एक तरीके से उनको मना दिया गया था लुइस 16 को. ओके, अब 21 जनवरी 1793 में इसमें क्या हुआ, ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. करीबन एक साल बाद ही, ऑलमोस्ट लाइक 21 सितंबर 1793 में मतलब पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था. as you can see है एग्जीक्यूशन on 21 जनवरी, सॉरी इट इज़ जनवरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज जनवरी, 21 जनवरी 1793. ओके, तो उस समय पे उनको एक सबके सामने एकदम पब्लिकली जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी. और उस प्लेस का नाम जहाँ पर पे ये पब्लिक एग्जीक्यूशन जो हुआ था वो ये था, दैट वाज प्लेस दे ला कॉनकॉर्डे. ठीक है, सो ये जगह का नाम था. और उनकी जो वाइफ थी, जो क्वीन थी मैरी एंटोनिएटे, वो भी थे, उनको भी सेम ही उनके साथ भी ऐसा ही हुआ. ठीक है, उनको भी बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी बाद में. ठीक है, तो ये हुआ था हमारा जो कन्वेंशन, एंड ऑफ मोनार्की कुछ इस तरह से हुआ था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो रॉबेस्फियर का रेन ऑफ टेरर अब हम बात करते हैं. हमने बात की थी कि जैकोबिन्स का जो क्लब था उसके हेड कौन थे, रॉबेस्फियर थे. अब उन्होंने किस तरीके से उनका काम था, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ फॉलो करी जो कि बहुत लाइक सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की थी. अब हम उस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वो पनिशमेंट और कंट्रोल पर अपना एकदम उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी ऐसी. ठीक है, अब उन्होंने ये बोला, एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक वर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एनिमीज थे, जो भी देशद्रोही थे रिपब्लिक के, जो कंट्री के, उस सबके जो रिपब्लिक के जो भी दुश्मन वगैरह होते थे, उनको पकड़ा जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको जेल की सज़ा दी जाती थी. और फिर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल जो एक वो थी जो चेक करती थी कि उसको मतलब उनको वो बताती थी कि हाँ इसको ये सज़ा देनी चाहिए, इसको ये सज़ा देनी चाहिए. एंड देन ट्राइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. अब क्या हुआ, अगर कोर्ट जो है उनको गिल्टी फाउंड कर देता है कि हाँ इन्होंने तो क्राइम किया है, इन्होंने ही गिल्टी हैं, तो उनको फिर उनके साथ ये सज़ा होती थी. अब हम इस बारे में बात करेंगे ये था क्या, गिलोटिन होता क्या है. अब इसमें क्या हुआ, एज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसे डिवाइस सा है और यहाँ पे ये ब्लेड ऐसे लगा हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं. ठीक है, और फिर एक ब्लेड होता है जहाँ के ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लेड हो गया, दिस ब्लेड. अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसान को जो धर है वो रखा जाएगा और फिर उसके बाद फिर उसको इससे चॉप करके एक तरीके से. सो ये होता था लाइक दिस वाज द प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट जो दी जाती थी बाय जोसेफ इग्नास गिलोटिन.
ओके, जोसेफ इग्नास गिलिटन। सो उनका नाम ही ये पूरा जो था उनका नाम ही इस पर दिया गया था देखा जाए तो। सो ये जो द गिलेटाइन जो हम इस बात कर रहे हैं ये जो है ये इन्हीं के नाम पर दिया गया था। अब बाद में क्या हुआ, रॉबेस्पियर जो थे वो ये सारे में उन्होंने एकदम डिक्लेयर कर दिया कि ये सारी पॉलिसीज होनी चाहिए कंट्रोल और पनिशमेंट की। लेकिन बाद में जाकर के ये पता चलता है कि वो खुद भी, उनके साथ भी सेम ही ये हुआ था जुलाई, लेट मी राइट इट डाउन, उनके साथ भी ये हुआ था इन जुलाई 1794 में, उनके साथ भी इसी प्रोसेस से करके उनको एग्जीक्यूट किया गया था। लाइक ही वाज, बिकॉज आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, जब उनको कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं उन्होंने गलत किया है, तो उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन हुई थी रॉबेस्पियर के साथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे एक्सट्रीम और क्रूअल बहुत सारे डिसीजंस वगैरह लिए थे और काफ़ी उनका अथॉरिटेटिव था, जो उनका जो रेन था, जो उनका पीरियड था पावर में रहने का, वो बहुत अथॉरिटेटिव था। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों, ऐसा क्या उन्होंने किया, वो गिलिटिन वाला जो हमने मेथड पढ़ा था जिससे कि वो लोगों को एग्जीक्यूट करते थे, उसके अलावा वो और ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने करी जिसके वजह से उनका जो समय था, जिस समय वो पावर में थे, वो इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लाइक व्हाट ऑल द रॉबेस्पियर डिड इन विच हिज रूल गॉट द नेम ऑफ दिस रेन ऑफ टेरर। ऐसा नाम उनको क्यों दिया गया, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कई सारी प्रैक्टिसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रैक्टिसेस के बारे में। नंबर 1 इज राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड। हमें पता है कि जो प्राइजेस थे वो सब बहुत हाई चल रहे थे उस समय पे हर चीज़ के, तो क्या हुआ, उन्होंने राशनिंग शुरू कर दी। मीट और ब्रेड जो बेसिक नेसेसिटीज थी उनको प्रोवाइड करने लगे राशन करके, और जो वेजेस और प्राइस जो थे उस पर लाइक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि उससे ज़्यादा आप मतलब सबको इतना ही मिलेगा। जो प्राइसेस होंगे वो सब किसी भी कॉमोडिटी या किसी भी उसके इतना ही प्राइस है जिससे सब लोग पे कर सकें। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होने लगी, अब मीट और ब्रेड के जो सब प्राइजेस थे वो फिक्स होने लग गए, और उसके साथ साथ क्या होने लगा, जो फूड ग्रेन्स वगैरह जो थे वो फिक्स प्राइस पे मिलने लगा। तो जो पीजेंट्स वगैरह थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको इतना एटलीस्ट मिलेगा, उससे कम उनको मतलब बिकॉज जो प्राइस जो था वो फिक्स हो गया था फूड ग्रेन्स का कि इतना बेसिक प्राइस जो है इसी पर सबको मिलेगा, सबको, हर किसी को। अब इससे जो पीजेंट्स वगैरह थे उनके लिए लॉस होने लगा, बिकॉज वो उतना जो प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिल पा रहा था, उनको उतना अपना मैक्सिमम जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से और क्या शुरू किया, एक ये पेन द एगलाइट। अब इसमें क्या होता है, ये एक तरह की ब्रेड थी। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ ब्रेड। अब इसमें क्या था, दैट वॉज मेड अप ऑफ होल व्हीट। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है होल व्हीट और जो नॉर्मल ब्रेड थी वो थी व्हीट फ्लोर वाली ब्रेड थी। वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, वो सिर्फ वही लोग ले पाते थे जो कि थोड़ा सा रिच और थोड़ा सा अपर लेवल के उसमें आते थे कैटेगरी में। सो दिस वाज द थिंग दैट वाज इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब एक और था, दैट वाज द इक्वालिटी ब्रेड। इसको इक्वालिटी ब्रेड भी बोलते थे वो लोग, और वो इसलिए बिकॉज ये जो था वो होल व्हीट से था बना हुआ था और वो सबको यही ब्रेड खानी है। एक ये तरीका आ गया था कि जो बेसिक फूड वगैरह है वो सबके लिए समान होगा, जिससे कि थोड़ा सा इक्वालिटी वाली वो आए। और दैट वाज आल्सो, दिस वाज आल्सो नोन एज बिकॉज ऑफ दैट इक्वालिटी ब्रेड, इस वजह से भी इसको कहा जाता है पेन द एगलाइट को। अब क्या हुआ, पहले जो मॉन्सियर और मैडम वाली जो था, सर और मैम की जो पहले यूज़ किए जाते थे वर्ड्स, अब उसके जगह पे लोग जो एड्रेस करते थे अब किसे करते थे, कॉमन सिटीजन्स के तौर पे माना जाता था। द फ्रेंच वुमेन और फ्रेंच मैन जो है सबको बराबरी का एक तरीके से माना जाता था कि सब बराबर हैं, सब सिटीजन्स हैं, सब आम नागरिक हैं फ्रांस के। सो सिटोयन एंड सिटोयने, सो ये एक तरीके से यूज़ किया गया था उस किसकी जगह पे, मॉन्सियोर और मैडम के जगह पे। ठीक है, तो ये जो दो थे टर्म्स जो जिससे एड्रेस किया जाता था उसकी जगह पे अब होने लगा सिटोयन एंड सिटोयने। अब फिर बाद में क्या हुआ, जो ये चर्चेस वगैरह थे उनको शट डाउन कर दिया गया। अब उनके जगह पे क्या आने लगे, ऑफिसेज उस जगह पे बनने लगे, बैरक्स वगैरह बनने लगे। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग एट द चर्च एरियाज वगैरह पे, क्योंकि चर्च वगैरह को बंद कर दिया गया और उसके जगह पे ऑफिसेज, बैरक्स, ये सब सारे शुरू कर दिए गया और वहाँ पे वर्किंग करने शुरू हो गई। तो रॉबेस्पियर का जो रेन ऑफ टेरर जो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का क्राइटेरिया था। हमने पढ़ा था गिलेटिन वाला के बारे में, राइट। तो यही ऐसे काफ़ी सारे जो थे, इस वजह से थोड़ा सा डर का माहौल था कि भाई ऐसे सब चल रहा है, इतना स्ट्रिक्ट है सब चीज़ें, सब इतना अथॉरिटेटिव, इतना कंट्रोलिंग है, इस वजह से इतना इशू हो रहा था। रॉबेस्पियर ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ करी
जो कि इवन सपोर्टर्स जो उसके थे वो भी बोल रहे थे कि प्लीज़ थोड़ा सा मॉडरेशन करो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है चीज़ें, थोड़ा सा मॉडरेशन होना ज़रूरी है। दे डिमांडेड द मॉडरेशन। अब फिर क्या हुआ, इसके बावजूद बिकॉज रॉबेस्पियर बहुत अपनी उस चीज़ों के लिए बहुत अथॉरिटेटिव था, ही वॉन्टेड द थिंग्स द वे ही वॉन्ट, ऐसा। तो फाइनली क्या हुआ, ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794। रॉबेस्पियर, लेट मी राइट इट डाउन, रॉबेस्पियर convicted by the court। अब कब हुआ था वो, 1794 में, और बाद में उनको अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे पर उनके साथ भी सेम हुआ जैसे वो सबके लिए करते थे। दैट वाज गिलेटाइन वाली जो एक वो थी, हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया उससे। सो ये था उनका रेन ऑफ टेरर की जो हमने बात करी 1793 1794। मूविंग अहेड, अब क्या हुआ, इस सब से हमें पता चला कि जो जैकोबिन्स का जो क्लब जो था, जो लोग उनको रूल कर रहे थे उस समय पे वहाँ पे, तो जो वो सारे रिपब्लिक का फॉर्म जो उन्होंने किया था जैकोबिन्स, अब उनका फॉल होने लगा। क्यों? क्योंकि प्राइजेस बहुत बढ़ रहे थे, रॉबेस्पियर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम हो रहा था और इस सब की वजह से और भी सारी जो चीज़ें थी काफ़ी कंट्रोल में नहीं थी। सो व्हाट हैपेंड, तो ये जो था इस सब के चक्कर में एक जो न्यू मिडिल क्लास जो हमने पहले बात की थी, दे स्टार्टेड सीजिंग द पावर। अब ऐसा क्या होता है, कभी भी पावर वगैरह जो होती है वो शिफ्ट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी के हाथ से या पावर छूट रही है तो वो उसके साथ साथ ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। अगर कहीं से पावर घटेगी तो किसी और के पास पावर आएगी। तो ये वाला सिचुएशन हो रही थी। द फॉल ऑफ जैकोबिन्स अलाउड द मिडिल क्लास टू सीज पावर। मिडिल क्लास जो है फिर से ग्रैब कर पाए इसी वजह से। और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड द राइट टू वोट टू द नॉन प्रॉपर्टी सिटीजन एंड अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स टू रूल फ्रांस। अब पहले क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट करता था, लेकिन पावर सबके पास वैसे मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट द हेड जो पोजीशन पे था वो पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट करता था पर्टिकुलर कंट्री को। और जो राइट टू वोट का जो अधिकार था वो 21 ईयर ओल्ड मेन जो होते थे सबके पास था। 21 से ऊपर सारे जो आदमी लोग थे उन सबके पास राइट टू वोट का अधिकार जो था। लेकिन अब नए कॉन्स्टिट्यूशन का जो उन्होंने डिमांड करी दिस मिडिल क्लास ने, उन्होंने बोला कि जो रिपब्लिक वाला है वो हमें नहीं सूट कर रहा, वो इट इज़ नॉट वर्किंग और वो बहुत डेंजरस हो सकता है, काफ़ी डिफरेंट है वो उससे। तो वो व्हाट दे वांटेड कि राइट टू वोट का अधिकार जो है वो सिर्फ लाइक प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास ही हो, जो नॉन प्रॉपर्टी वाले सिटीजन्स वगैरह थे उनको डिनाई कर दिया जाए, उनको नहीं दिया जाए। और एक वो चाहते थे कि एक डायरेक्टरी अपॉइंट की जाए, एक डायरेक्टरी जो कि कितने लोग थे उसमें 5 मेंबर्स थे जो रूल करेंगे फ्रांस को। कोई एक रिप्रेजेंट करने की जगह पे कोई एक डायरेक्टरी जो है वो रिप्रेजेंट करे फ्रांस को। सो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने क्या प्रोवाइड किया, दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दिस प्रोवाइडेड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, विच वर इलेक्टेड बाय द पीपल विच वुड इलेक्ट द डायरेक्टरी। सो ये जो 2 इलेक्टेड काउंसिल्स थे ये कौन इलेक्ट करता था, लोग करते थे, पीपल यूज टू इलेक्ट देम। और ये किसको इलेक्ट करते थे, दे यूज टू इलेक्ट द डायरेक्टरी। सो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी और वो कौन इलेक्ट करते थे, लोग, जनता इलेक्ट करती थी उनको। और वो जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो क्या इलेक्ट करते थे, वो करते थे द डायरेक्टरी, जो कि 5 मेंबर्स की जो होती थी, जो कि फाइनली रूल करते थे फ्रांस को। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। अब आप देख सकते हो पर क्या हुआ, जो डायरेक्टरी थी वो अनस्टेबल थी क्योंकि मेंबर्स जो थे, जो 5 वो लोग थे वो अपने आप में ही लड़ते रहते थे। सो डायरेक्टरी इन दी एंड क्या हुआ, बहुत अनस्टेबल होने लगी। लेट मी राइट इट, टर्न टू बी अनस्टेबल। सो डायरेक्टरी जो थी वो अनस्टेबल होने लगी और इस वजह से बहुत क्लैशेस होने की वजह से एक डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो शुरू हो गया और वो था, अब आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पर्सन है जो घोड़े पर बैठे हुए हैं, सवार हैं और इज़ लाइक पूरा बहुत ही जोश में दिख रहा है। सो दिस इज़ द नेपोलियन, ये नेपोलियन की पिक्चर है इस साइड पर। और हम जैसे उनके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक वी विल ऑल्सो गो थ्रू अबाउट द डायरेक्टरी एज वेल। सो डज एनीवन नो, लाइक बिकॉज दिस बात ये है कि वाई नेपोलियंस पिक्चर इज हेयर एंड ऑन दिस स्लाइड दो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टरी, हम लोग डायरेक्टरी के बारे में बात करें फिर भी नेपोलियन की पिक्चर क्यों है, अब आपको इस बारे में पता है? और वो इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्टरी थी हमने बात की वो बहुत ही पॉलिटिकली इनस्टेबल हो रही थी, ठीक है। और नहीं, इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, यही एक रीज़न था जो अलाउ करता है द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, अ न्यू मिलिट्री डिक्टेटर। बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल, जो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया था डायरेक्टरी और इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ,
ये जो एक न्यू डिक्टेटर का राइज हो गया। एंड कौन थे वो? नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, सो ये जो है एक नए डिक्टेटर जो है फिर सामने आते हैं। बिकॉज क्या हमने क्या पढ़ा, जैकोबिन्स के जो गवर्नमेंट जो उन्होंने स्टैब्लिश की थी, रिपब्लिक जो वो कर रहे थे, उसका फॉल होने लगा प्राइजेस वगैरह की वजह से और इंस्टेबिलिटी की वजह से। न्यू मिडिल क्लास जो थी वो पावर सीज करने लग गई। उन्होंने बोला कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें क्या होगा, राइट टू वोट का जो अधिकार होगा वो सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोगों को मिलेगा, जो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनसे हट जाएगा। और उन्होंने एक डायरेक्टरी की डिमांड करी कि वो अपॉइंट होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या किया, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहता था कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश होंगे और कौन इलेक्ट करेंगे उनको, वो होगी जनता जो उन्हें चुनेगी। और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होंगे वो इलेक्ट करेंगे डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी क्या हुआ, क्योंकि डायरेक्टरी में 5 लोग थे तो बहुत सारे क्लैशेस होते थे, तो अनस्टेबल रहती थी काफ़ी ज़्यादा। इंस्टेबिलिटी की वजह से एक नए डिक्टेटर का राइज होता है, दैट वाज नेपोलियन बोनापार्टे, एज यू कैन सी है। सो ये थे एक स्टोरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम वुमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन वगैरह जो हो रहा था उसमें वुमेन का क्या रोल था, क्या इतनी इंपॉर्टेंट प्ले कर पा रही थी वुमेन रोल इस रेवोल्यूशन वगैरह में, तो उस बारे में बात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए लाइक 60 क्लब्स जो थे, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन जो थे, ये उनके द्वारा एस्टैब्लिश थे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उन्होंने राइट टू वोट की बात की। अभी पहले तक सिर्फ आदमी लोगों के पास ही था, अब और वो भी बिना उसके क्या कहते हैं, हमने बात किया था अभी जो हम बात कर रहे थे, सिर्फ वही लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी, बिना प्रॉपर्टी वालों के पास नहीं था। फिर क्या हुआ, उन्होंने स्कूलिंग जो है कंपलसरी के लिए बात करी। दे वांटेड कि डिवोर्स जो है लीगलाइज्ड हो जाए। फिर रेन ऑफ टेरर जो था उसमें क्या हुआ, इट बैन दी वुमेन्स पॉलिटिकल एक्टिविटी। वुमेन जो थे वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे, इस वजह से जो रॉबिस्फियर का जो रेन ऑफ टेरर वाला जो पीरियड था, इट बैन दी वुमेन्स पॉलिटिकल एक्टिविटी। और लास्ट में क्या हुआ, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट जो था, राइट टू वोट 1946 से जो था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द वुमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था रेवोल्यूशन वगैरह में, इस वजह से निकल के आया। सो वुमेन जो थे, दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच वर ब्रॉट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो वुमेन है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पॉलिटिकल और इवेंट्स में और हर चीज़ों में, जो जिसने फ्रेंच सोसाइटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज लाने की बात करी। तो वुमेन जो थे, जैसे मैंने बात करी, कुछ 60 क्लब्स जो थे फ्रांस के अंदर, बट द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल वन। सो सबसे उन्होंने करीबन 60 क्लब्स जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए, फ्रेम करे, फॉर्म करे। अब उसमें से सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी जो था एक ये, और रिपब्लिकल वुमेन जो थे, ये दोनों जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, दीज वर द फेमस वन। ओके, अब आगे इसमें ये बात है, दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड बी प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उनको लग रहा था कि मे बी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो वो इतना अपना इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, वो फाइनली प्रेशराइज करेगा गवर्नमेंट को कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वो ला सके सोसाइटी में। ठीक है, अब मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। तो क्योंकि सारे जो औरतें, इन सबको क्या होता था, थर्ड स्टेट की जो होती थी उनको काम करना ही पड़ता था, बिकॉज फॉर सर्वाइवल और सब की वजह से दे हैड टू वर्क। और इसी सब में एक और चीज़ थी कि इस वजह से वो एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही थी, उनको पढ़ाई नहीं हो पाती थी, उनकी ना ही कोई ट्रेनिंग हो पाती थी जॉब वगैरह के लिए, क्योंकि उनको अवेलेबल ही नहीं हो पाती थी। उनको तो सिर्फ कैसे भी करके काम करना था, पर ट्रेनिंग ही नहीं है उनके पास किसी चीज़ की, ना पढ़ाई है, तो कैसे वो वर्क करें, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ जो डॉटर्स जो होते थे नोबल्स के या फिर कोई अमीर फैमिली के जो लोग, जो बच्चियाँ होती थी या फिर लड़कियाँ होती थी, सिर्फ उन्हीं के पास वो मतलब अपॉर्चुनिटी आती थी कि हाँ वो कर सकती है। पर वो भी सिर्फ थर्ड स्टेट में, सिर्फ उन्हीं जो अमीर हो गए या फिर नोबल कैटेगरी के लोग थे उन्हीं के पास, कि वो कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़ सकती हैं। उसके बाद फिर फैमिलीज जो उनकी अरेंज मैरिज वगैरह करा सकते हैं। सो वर्किंग वुमेन जो थे, दे ऑल्सो हैड टू लाइक केयर फॉर देयर फैमिलीज। तो भले ही वर्किंग क्यों ना कर रहे हो, काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको फैमिलीज पे पूरा अपना ध्यान रखना पड़ता था। थर्ड स्टेट में होने के बाद मतलब काम भी करना होता था, वो कंपलसरी है, पर उनके पास प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली थी, ना ट्रेनिंग उनको मिली थी, तो उनको अच्छा ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद अगर कोई वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली औरत या वुमेन जो भी लेडी होती थी, वो फाइनली काम मतलब पढ़ पाती है किसी कॉन्वेंट स्कूल में, और उसके बाद फिर
वो वर्क करने शुरू कर जाती है, फिर भी उसको फैमिली का पूरा वर्क करना पड़ेगा फैमिली के लिए, अपने लिए, जो शादी होने के बाद, अरेंज मैरिज होने के बाद. सो दिस वॉज वॉट द सिचुएशन ऑफ वुमेन जो उस समय पे. अब इस समय क्या हुआ, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स. वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1946 इन फ्रांस, एज यू कैन सी है. और लाइक इस ईयर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखें ये, बिकॉज ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है. सो हमें इससे क्या पता चला, करीबन 60 क्लब्स वुमेन ने बनाए थे. उसमें से सबसे फेमस कौन सा था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. वो क्या डिमांड कर रहे थे, राइट टू वोट. ये पब्लिक क्लब्स और इन सब के चक्कर में, इन सब की वजह से व्हाट दे वांटेड कि उनको फाइनली रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको अपने अधिकार मिले जो वो चाहते थे. क्योंकि काम उनको, और वो क्या डिमांड कर रही थी, वो दे वर डिमांडिंग स्कूलिंग, कि स्कूल की जो बेसिक एजुकेशन है वो कंपलसरी हो जाए. और वो क्या बोले कि डिवोर्स वगैरह जो है वो लीगलाइज्ड हो जाए. और ये इतना ज़्यादा उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट था कि रेन ऑफ टेरर में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको पूरी तरह से बैन करवा दिया गया. और फाइनली उन सब इनकी इतने कंट्रीब्यूशन के बाद ही इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हुआ. और राइट टू वोट का जो अधिकार है, जो वोट देने का जो अधिकार है, वो 1946 से औरत और वुमेन, लेडीज, उन सबको मिल गया इन फ्रांस. So this was how they were playing a very important role in the revolution or bringing so many changes in the society. As you can see, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कई सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है ये. सो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये 5 अक्टूबर, लेट मी राइट इट इज़ ऑफ 5 अक्टूबर 1789 के समय की है, जब वुमेन वगैरह जब सब थे, दे मार्च टूवर्ड्स व्हाट, वर्सेलीज की तरफ वो लोग मार्च करने लगे और किंग को वापस ले आते हैं विद देम इन पेरिस. अब अक्टूबर के में, इन अक्टूबर 1789 में लाइक थाउजेंड्स ऑफ दिस पार्सियंस वगैरह जो थे, कई सारी औरतें उसमें से, दे एम्बार्क्ड ऑन द 12-mile मार्च टू वर्सेलीज, द रेजिडेंस ऑफ द फ्रेंच किंग लुइस 16 एंड द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ड्रिवन टू द डेस्परेशन बाय द फूड शॉर्टेज, दे होप दैट द किंग वुड intervene, but some had more sinister ambitions, like to punish the king. तो इसमें क्या हुआ, the October march on Versailles, October to March on Versailles, as it became known, proved as a pivotal movement in the French Revolution and the fate of King Louis XVI. अब इसमें क्या हुआ, as you can see, यहाँ पे बहुत सारी औरतें वगैरह भी बहुत ज़्यादा important रोल प्ले कर रही हैं. एंड दिस इज द, ये पिक्चर जो है 15 अक्टूबर 1789 के समय की है, जब सारी औरतें वगैरह जो थी वर्सेलीज की तरफ मार्च करने लगे. They marched towards Versailles. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, और उन्होंने करीबन 12 माइल की मार्च की थी. इट वॉज अ 12 माइल मार्च. ओके. और द रेजिडेंस कहाँ तक ये पहुंचे, टूवर्ड्स द फ्रेंच किंग. जो फ्रेंच किंग थे, लुइस 16 वगैरह थे, और जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहाँ पे वो मार्च करने लगे. क्यों? क्योंकि फूड शॉर्टेज थी, बहुत प्राइसेस हाई हो रहे थे, उनका घर नहीं चल पा रहा था, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी, और हेल्थ सिचुएशन और उनके जो सब थी वो सब भी बहुत ख़राब हो रही थी. तो इस सब के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि 5 अक्टूबर 1789 में वो मार्च पे जाएंगे. दे विल मार्च टूवर्ड्स वर्सेलीज. वो सारी एक साथ इकट्ठा होकर वर्सेलीज वहाँ जाएंगे. 12 माइल की जो उन्होंने चला वो उन्होंने, और फ्रेंच किंग से जाकर के मिलेंगे, लुइस 16 से, और उनसे पूछेंगे, उनके अपनी बातें बताएंगे कि हाँ ये सब है, और वो होपिंग कि किंग जो है उनकी हेल्प करेगा और ये सिचुएशन में इंटरवीन करेगा और फाइनली कुछ अच्छा निकल के आएगा. और पर कुछ जो थे उनके कुछ अलग से एम्बिशंस वगैरह भी थे. दे वांटेड टू पनिश द किंग. वो चाहते थे कि किंग ने उनके साथ अभी तक अच्छा नहीं किया और उसको पनिशमेंट कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट कि वो थोड़ा सा अपने साथ, आप देख सकते हैं वेपन्स वगैरह भी हैं उनके साथ. दे वर एम्बिशियस एंड दे वॉन्टेड टू लाइक पनिश ऑल्सो, कि किंग ने अभी तक उनके साथ ढंग से नहीं काम किया है. सो ये जो है अक्टूबर की जो मार्च है टूवर्ड्स द वर्सेलीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बन गई थी और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा भी है टूवर्ड्स दी, कि लुइस 16 का जो बाद में रोल रहता है, उसका फेट जो रहता है, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. ओलंपी दे गोगस. अब इसमें क्या हुआ, शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम द बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू. ओलंपी दे गोगस वो जो थी वाज वन ऑफ द अर्ली रिफॉर्मर्स, बहुत पहले की रिफॉर्मर्स रही हैं.
रिफॉर्मर्स वो लोग जो चेंज, बदलाव लाना चाहते हैं. हु वॉज वेरी एक्टिव इन द पॉलिटिक्स फॉर वुमेन्स राइट. शी वॉज एक्टिव इन पॉलिटिक्स. किसके लिए? वुमेन्स राइट. ठीक है. सो एज यू कैन सी हियर, जो ये हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी थी जो बने थे, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन. अब इसमें क्या हुआ, सिर्फ मेन और सिटीजन्स के बारे में बात हुई, वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया था पूरा. हमने बात की थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की ऑफ मेन के बारे में जो पहले बना था, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात की थी. जो राइट टू वोट वगैरह का था वो वुमेन को नहीं मिला. ये दीज बेसिक राइट्स जो थे वो वुमेन के लिए नहीं मिले थे. तो ये एक अर्ली रिफॉर्मर्स थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अर्ली रिफॉर्मर्स पहले की, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन और सिटीजन्स के खिलाफ, क्योंकि वुमेन को एकदम हटा दिया गया था, उनको इंक्लूड ही नहीं किया था, बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड नहीं किए थे जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलने चाहिए. तो ये एक काफ़ी एक्टिव थी पॉलिटिक्स में और वुमेन्स राइट के लिए. एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की अब बात करते हैं. जो द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो था दैट वाज पास्ड बाय जैकोबिन्स वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1794. इट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड 10 years लेटर बाय नेपोलियन बोनापार्टे. ठीक है. सो कई सारी कॉलोनीज वगैरह जो थी कैरेबियन में, मार्टिन की, गुदालुपे एंड सैन डोमिंगो, तो ये सारे जो कॉलोनीज वगैरह थी जहाँ पे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये सब बहुत मिलता था, बट यूरोपियंस डिडंट वांटेड टू वर्क देयर. सो वहाँ पे लेबर की पॉसिबिलिटी नहीं थी. सो क्या होता है एक बात बताती हूँ. हमने बात की कॉलोनीज़ की जो कैरेबियन वगैरह में थी. ठीक है. और वो कौन कौन सी थी? मार्टिन की, ग्वादेलुपे एंड सैन डोमिंगो. ठीक है. अब यहाँ से उनको मिलता क्या था, जो कॉलोनीज वगैरह जो थे, कॉलोनाइजर्स वगैरह ये जो थे, तो इनको मिलता क्या था? इनको मिलता था टोबैको, इनको इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी. सो ये सारी चीज़ें उनको मिलती थी. लेकिन जो यूरोपियंस वगैरह थे वो वर्क नहीं करना चाहते थे और लेबर की पॉसिबिलिटी थी नहीं वहाँ पर. तो क्या हुआ, 17th सेंचुरी में ये स्लेव ट्रेड का जो था वो चीज़ें शुरू हुई. स्लेव ट्रेड started in which century? That was in 17th century. 17th century में ये start हुआ. तो फ्रेंच मर्चेंट्स वगैरह जो थे, they were used to sail from ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they brought various slaves from the local chieftains. अब हुआ क्या, जो फ्रेंच जो ये मर्चेंट्स वगैरह जो सब थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. लाइक बॉर्डियक्स और नांतेस जो उनके पोर्ट्स वगैरह थे, जो फ्रांस के उधर के उस एरिया के जो थे, वहाँ से अफ्रीका वगैरह में. अब मैं बात करती हूँ. सो यहाँ से क्या हुआ, अफ्रीका से स्लेव्स जो थे वो लाए जाते थे और वो कहाँ आते थे? दे यूज्ड टू कम टू फ्रांस. ओके. अब जो नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉज अगेंस्ट द स्लेवरी, fearing the opposition from the businessman whose income depended on the slave trade. It was finally the Jacobins Convention in 1794 free all slaves in the French overseas possessions, but 10 years later Napoleon reintroduced slavery. So ये था, हम जिस बारे में बात करेंगे. तो हमें पता है कि कॉलोनीज वगैरह होती थी कैरेबियन में, बहुत सारी हमने बात करी, और किस लिए वो होती थी? फॉर टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए. अब इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि यूरोपियंस वगैरह ये सब चीज़ें चाहते तो थे लेकिन उनके पास लेबर नहीं था, तो उसके लिए वो अफ्रीकन कोस्ट वगैरह पे जाते थे और चीफटेंस वगैरह से स्लेव्स लेकर आते थे फ्रांस. अब यहाँ से स्लेव ट्रेड शुरू हुआ 17th सेंचुरी में. लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसकी कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन जो ये अपोजिशंस वगैरह थे, जो बिजनेसमैन वगैरह थे, उनको भड़काना नहीं चाहते थे, उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे थे टैक्स वगैरह के थ्रू, और जो भी स्लेव ट्रेड थी वो उन्हीं पर डिपेंडेंट होती. तो वो जो बिजनेसमैन थे उनको मतलब उनकी नज़रों में बुरा नहीं होना चाहते थे. तो फाइनली कौन जो थे, एक रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो था वो पास हुआ था बाय जैकोबिन्स कन्वेंशन. हम लोग बात करते हैं इनकी. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा खासा लाइक अबॉलिश करने की कोशिश की स्लेवरी को. दैट वाज इन 1794 जैकोबिन्स कन्वेंशन जो था. लेकिन फाइनली जब वो कर पाए कि फ्री हो जाएं सारे स्लेव्स वगैरह ये फ्रेंच के ओवरसीज पॉपुलेशन पोजेशंस वगैरह से,
नेपोलियन बोनापार्टे ने फिर से स्लेवरी री इंट्रोड्यूस कर दी 10 साल बाद। सो हाँ, मतलब जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो सारी फिर से खराब हो गई, ठीक है। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ प्रिंट फ्रॉम 1794, द इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स। द बैनर ऑन द टॉप रीड्स राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। सो ये था स्लेव्स का जो एक तरीके से था रोल, उसके बारे में ये शो किया गया है यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू। अ रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब हम बात करें रेवोल्यूशन के, जो द रेवोल्यूशन था और उसकी जो दिनचर्या जो होती थी, नॉर्मल लाइफ, उसके बारे में। द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप इन 1789 बाय डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। First, then second is publication of newspapers, books, pamphlets and printed pictures. Third, plays, songs, festive possessions. Fourth, works by political philosophers about liberty and justice. अब क्वेश्चंस ये आते हैं, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? The year following the 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. So क्या हुआ, जो कई सारी जो revolutionary governments थी उस समय की, वहाँ पर जो हमने पढ़ा था इस बारे में, जो revolutionary governments थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारे जो ideals थे, ideals of freedom, equality, liberty, इन सबको उन्होंने किस में लाने की कोशिश करी? दे ट्रांसलेटेड इट देम इनटू लॉज, जो कि प्रैक्टिस हो सके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की, एवरीडे लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स है जो करते आ रही थी। 1789 के समय पे फ्रांस में ऐसे कई सारे चेंजेस हुए जो कि ना केवल सिर्फ मेन और वुमेन की ही लाइफ में चेंजेस लाए, बट चिल्ड्रन की भी, सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। और कई सारे, जैसे कि हम देख सकते हैं, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, जो सेंसरशिप हो रखी थी वो अबॉलिश कर दी गई 1789 में, ऐसा हुआ। और दैट वाज बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, जो किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे जो पब्लिकेशंस थे न्यूज़पेपर्स के, बुक्स के, पैम्पलेट्स और प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब शुरू हो गए। और प्लेज और सॉन्ग्स और फेस्टिवल जैसी जो होते थे, समय होते थे, उन सब पे सॉन्ग्स गाने लगे लोग, बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे। सो ये सब जो था बहुत ज़्यादा होने लगा था। एंड देन देयर वर ऑल्सो सर्टन वर्क्स बाय द पॉलिटिकल फिलोसफर्स। अब वर्क्स जो थे वो किस फॉर्म में थे? बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल थे जो वर्क्स वगैरह थे। फर्स्ट वॉज द बुक्स के फॉर्मेट में, देन दे वर टेक्स्ट ऑल्सो, जो स्मॉल बुक्स, टेक्स्ट, इन सब के फॉर्मेट्स में सब थे। पर ये सब किसके पास एक्सेसिबल होते थे? मोस्टली दैट वाज द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, जो कि बहुत ही कम सेक्शन हुआ करता था, स्मॉल सेक्शन हुआ करता था। सो इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो बुक्स और टेक्स्ट ये सब जो होते थे, वो सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हीं के पास, जो कि बहुत ही कम सेक्शन के लोग हुआ करते थे, उन्हीं के पास ये सारे जो वर्क्स वगैरह थे वो अवेलेबल रहा करते थे और वो समझ पाते थे, इस वजह से भी उनके पास रहा करते थे। सो जो थीम हुआ करते थे उस समय के, जैसे कि हमने पढ़ा था इन थीम्स जो थे, जैसे कि हमने पढ़ा था लिबर्टी, वी टॉक्ड अबाउट जस्टिस, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, ये सब जो थे, द आइडियाज़ वर स्प्रेडिंग इन द यूरोप। सिर्फ यूरोप के अंदर तक ही नहीं, ये हो रहे थे, इंटरनेशनल लेवल तक जा रहे थे। दैट वाज स्प्रेडिंग टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड। हम इनकी एग्जिस्टेंस जो है अपने कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब जो है, क्योंकि सारे कंट्रीज़ वगैरह जो थे वो इन्हीं रेवोल्यूशन के थ्रू जो आइडियल्स हुए थे उन सब से सीख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। सो रेवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ का यही था कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, जो कि उन्होंने क्या करने लगे, दे स्टार्टेड ट्रांसलेट करने लगे ये जो आइडियाज़ थे फ्रीडम, इक्वालिटी और लिबर्टी के, किस में? लॉज के अंदर, जिससे कि वो आम जो ज़िंदगी हुआ करती थी लोगों की, एवरीडे लाइफ हुआ करती थी, उसमें इंक्लूड किया जा सके। और ये हुआ था, ऑल दिस वाज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, और जो एबॉलिशन हुआ था सेंसरशिप का 1789 में, ठीक है। तो इस सब की वजह से जो कई सारे थीम्स जो थे लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस वगैरह के, वो स्प्रेड हो रहे थे बिकॉज ऑफ जो वर्क ऑफ फिलोसफर्स के, प्लेस के, सॉन्ग्स के, और फेस्टिवल पे जो प्रोजेक्शंस हुआ करते थे उन पर, पब्लिकेशंस जो हुआ करती थी, न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्पलेट्स, प्रिंटेड पिक्चर, इन सब की वजह से, ना केवल सिर्फ यूरोप तक में पर पूरे वर्ल्ड के अंदर में। सो दिस वॉज हैपनिंग द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ में। अब आते हैं इस पिक्चर के ऊपर। एज यू कैन सी दिस प्रिंट टाइटल्ड द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, इसका नाम ये है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, सो जस्ट कीप अ चेक ऑन देम। तो ये क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है सेंसरशिप एबॉलिश होने के बाद। तो ये इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इट रिप्रेजेंट्स ग्रीड, इक्वालिटी, जस्टिस। अब ग्रीड के थ्रू व्हाट इज इट बीइंग
रिप्रेजेंटिंग इज कि मनी जो है वो स्नैच्ड हो रखा है. मनी बीइंग स्नैच्ड क्या शो करता है? ग्रीड. आप देख सकते हैं जो पैसे जो हैं वो छीने जा रहे थे, तो दैट इज़ द मनी बीइंग स्नैच्ड जो होता है, दैट शोज ग्रीड. अब हम इससे एक और चीज़ देख पाते हैं, जब मेन जो है वो होल्ड कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग द प्रीस्ट. एज यू कैन सी है जो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, तो ये शो करता है जो स्टेट है अपने एसेट्स के थ्रू जो है टेक ओवर कर रहा है किसके ऊपर? चर्च के ऊपर. इट इज़ टेकिंग ओवर द होल चर्च. ठीक है. और जस्टिस रिप्रेजेंट करता है क्या? जजेस को. सो जस्टिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय जज. So this is what we can see in this picture, the patriotic fat reducing press. तो इसमें क्या था? रिप्रेजेंट होती है ग्रीड, इक्वालिटी एंड जस्टिस. और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो स्टेट है अपने एसेट्स वगैरह के जो थ्रू जो है सारा टेक ओवर कर रहा है चर्च के ऊपर. लाइक जितनी भी चर्च की चीज़ें वगैरह हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी? स्टेट के अंदर. अब कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है, इससे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. हमने पढ़ा था कि लाइक 1804 में 1804 नेपोलियन जो है उन्होंने अपने आप को एम्परर कंसिडर कर दिया कि वो अब एक राजा हो गए पूरे फ्रांस के. अब इससे क्या हुआ, उनके पास एक ये और व्यू पॉइंट आ गया. धीरे धीरे वो ये मानने लगे कि उनको कॉन्क्योर करना है सारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, जो भी आस पड़ोस के देश हैं, उस पर अपना कब्जा करना है. तो पहले जो नेपोलियन थे उनकी बहुत तारीफ में होती थी, वो बहुत फेमस थे वो. और क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरियस मेजर्स जो उन्होंने किए. सबसे पहला यूनिफाइंग सिस्टम ऑफ वेट्स. सो जो यूनिफाइंग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो हुआ करता था, सो ये जो एक तरीका था जो नेपोलियन यूज़ करते थे वो बहुत फेमस हो गया था और इस वजह से उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी रह गई थी. दूसरी बात ये कि उनका जो व्यू पॉइंट था टूवर्ड्स दी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. तो इस सब पे क्या हुआ, ये सारे जो थे इस सब से लोग बहुत इम्प्रेस थे और वो चाहते थे कि अरे हाँ, नेपोलियन तो बहुत अच्छे राजा बन सकते हैं, लेकिन ही कैन बी द गुड एम्परर ऑफ द फ्रांस. लेकिन उनकी इमेज जो थी फाइनली धीरे धीरे होकर के चेंज हो गई और वो क्या कहलाने लगे? ही वॉज लाइक द इन्वेडर के कैटेगरी में आने लगे. वो व्यक्ति जो बस ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्क्योर करना चाहता है जो आस पड़ोस के देश हैं उन सब में. सो ही वॉज लाइक द वो सीन एज अ ग्रेटेस्ट इन्वेडर. अब कई सारे जो उनके आइडियाज़ वगैरह थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न लॉ. As you can see, they were influenced by the modern law. Okay. अब जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, ये इम्पॉर्टेंट लेगेसी रही है किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए. और ये स्प्रेड हुए हैं ना केवल सिर्फ फ्रांस तक ही रहे हैं, यूरोप में, एंड दे वर ऑल्सो गेटिंग स्प्रेड टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड. पर क्या हुआ 1804 से लेकर के जब वो पावर में आए, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एम्परर. पर फाइनली इतना लड़ने के बाद और कई सारे एरियाज़ कैप्चर करने के बाद वो डिफीट हो गए इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815. सो ये था उनकी लाइफ का जो हमने पढ़ा. और जो कई सारे जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी हम जो पढ़े हैं, लाइक दीज आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब क्या है? दे आर द लेगेसी. एक तरीके से क्या है? लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो कुछ हो या ना हो, ये सारी हमारी लेगेसी में आएगा ही आएगा इनके फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए. सो ये सारे जो आइडियल्स वगैरह जो थे ये ना केवल सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित थे, पर ये पूरे यूरोप में और उसके बाद कई और कंट्रीज़ में भी ये स्प्रेड हो गए. जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो वहाँ पे थे राजा राम मोहन रॉय, जो कि ना केवल इन सारे को इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत ज़्यादा, पर उन्होंने इंडिया में भी इसको बहुत स्प्रेड करने की पूरी कोशिश करी. ये था हमारा कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर. हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं याद रखें, क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह अगर हम समझेंगे तो अच्छा रहेगा. साथ में डेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो आपके MCQ फॉर्म में क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है. तो शुरुआत करते हैं 1774 से. जो लुइस 16 थे वो फ्रांस के किंग बन गए. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. अब इसमें हम देख सकते हैं कि 1774 में हमने बात की थी कि लुइस 16 अगर राजा जब बने तो उनकी वाइफ जो थी मैरी एंटोनियट, तो वो भी वहाँ पे थी, पर उनको पता लगा कि ट्रेजर जो था वो एकदम ख़त्म हो गया. तो ये उनको इस वजह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने की जो बात की, तो हमने स्टार्टिंग में एकदम पढ़ा था, तो ये वही बात चल रही है. देन इट वी हैव 1789 में क्या हुआ? कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट्स जनरल. दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. अब आते हैं थर्ड पर. थर्ड पॉइंट ये है कि 20 जून 1789 में जो थर्ड स्टेट थी वो क्या फॉर्म कर लेती है? नेशनल असेंबली. सो जो ये थर्ड स्टेट थी इट फॉर्म्स इनटू अ नेशनल असेंबली. जो हमने पढ़ा था इस बारे में, वो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट के बाद, करीबन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह सबके बाद फाइनली थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली की कैटेगरी में डाल दिया गया था. अब फिर क्या हुआ? बेस्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक इम्पॉर्टेंट
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात रखा था अपने लिए, दैट वाज 14 जुलाई 1789। जो बेस्टाइल था उसको उड़ा दिया गया था। दैट वाज अ लाइक किले के अंदर जो जेल थी उसका नाम था बेस्टाइल, और वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो वो 14 जुलाई 1789 में उसको एकदम उड़ा दिया गया। ठीक है, 7,000 लोग जो थे, करीबन मेन एंड वुमेन जो थे, सारे मार्च करते हैं टूवर्ड्स बेस्टाइल और उसको एकदम तबाह करने की कोशिश करते हैं। देन 1791 में क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट किया गया, जो क्या कर देगा, लिमिट कर देगा मोनार्की पावर। जो रूलर जो है उसकी पावर्स को थोड़ा सा लिमिट कर देगा, और जो पावर्स हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा सब में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में आया था, टू लिमिट द मोनार्क्स पावर। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट पे, वो ये कि 1792 में जो फ्रांस था वो रिपब्लिक कन्वर्ट हो गया। सो दिस वाज व्हाट हैपनिंग कि ये था फ्रांस, वो क्या कन्वर्ट हो गया, इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द रिपब्लिक। एज यू कैन सी हियर 1792 फ्रांस टर्निंग इनटू अ रिपब्लिक। ठीक है, अब आते हैं 21 जनवरी 1793 में लुइस 16 जो थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब हमने देखा कि पहले एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर उसके बाद फिर रिपब्लिक में ट्रांसफ़र हुआ, और जो लुइस 16 जो थे जिनको अरेस्ट किया गया था बाद में, उनको 21 जनवरी 1793 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई। और साथ में उनकी वाइफ जो थी वो भी कुछ समय बाद उनका भी कंडीशन जो थी वो भी सिमिलर ही उनको भी फेस करना पड़ा। फिर क्या हुआ, जुलाई 1794 में जो जैकोबिन्स वगैरह जो थे उन्होंने हटा दिया, उनको हटा दिया गया, और बाद में जो रॉबेस्पियर जो ये सब जो आए थे उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। हमने पढ़ा था कि रॉबेस्पियर को कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, गिलेटाइन वाला जो मेथड यूज़ किया गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे करके होता है और फिर ये ऐसे था, और एक यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऐसे करके था, है ना, इट्स समथिंग लाइक दिस था, और ये यहाँ पे हेड पोजीशन पे था। तो जो भी कुछ भी बॉडी का पार्ट होगा सो ये यहाँ पे रखा के गिर जाएगा। सो ये हमने पढ़ा था गुलेटाइन में, जो रॉबेस्पियर के साथ ऐसे ही उनको मार दिया गया था और एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और ओवरथ्रो हो गया था। जैकोबिन्स क्लब हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल क्लब जो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था, जिसने काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले किया था, जो क्या कहते हैं, सबके लिए खड़े होने के बाद। और उसके जो हेड हुआ था, कौन हेड कर रहे थे उसको, रॉबेस्पियर कर रहे थे। अब आते हैं फाइनली 1804 में क्या हुआ, रॉबेस्पियर के जाने के बाद और न्यू मिडिल क्लास जो थी वो निकल के आई थी, और क्योंकि उसमें बहुत सारे डायरेक्टरी के बेसिस पे वर्क हुआ करता था तो इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो एक नया डिक्टेटर जो निकल के आया था, दैट वाज नेपोलियन बोनापार्टे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ही एक महाराजा और एम्परर के तौर पर क्राउन कर दिया कि हाँ मैं ही अब से महाराजा ऐसा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1815 में इतनी सारे कंट्रीज़ जो आस पड़ोस के थे उस पर इन्वेड करने के बाद, उनके ऊपर कॉन्कर करने के बाद, फिर क्या हुआ, फॉल होने लगा नेपोलियन का भी। सो द फॉल ऑफ नेपोलियन जो था वो कब हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू में, जो हुई थी 1815 में। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जिसमें फॉल ऑफ नेपोलियन हुआ था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमने पढ़ी इस चैप्टर से रिलेटेड, और इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम इसको स्टोरी के हिसाब से चल सकते हैं, स्टोरी के हिसाब से डेट्स के अकॉर्डिंगली। अब आते हैं मैप क्वेश्चंस पर। एज यू कैन सी वी हैव मार्सियलीज, बोर्डियक्स, नांतेस एंड पेरिस। स्टार्टिंग विद दिस मार्सियलीज, अब इसमें क्या होता है कि कई सारे वॉलंटियर्स वगैरह जो थे मार्सियलीज के, दे स्टार्टेड सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो दे सिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। अब ये जो सॉन्ग जो था ये पेरिस में बहुत ज़्यादा चल रहा था ड्यूरिंग द अपहीवल जो सब हुआ था। लेटर बिकेम व्हाट, ये जो मार्सियलीज जो है ये बन जाता है मार्सियलेसे। ओके, मार्सियलेसे। और ये बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली द फ्रेंच नेशनल एंथम, जो अभी फ्रेंच नेशनल एंथम है। सो दिस वॉज वॉट वी गॉट थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि कई सारे लोग अपने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह गाने लगे जो टर्न हो गए बाद में मार्सियलीज में। और मार्सियलीज जो है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट भी था, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट। ठीक है, अब आते हैं बोर्डियक्स और नांतेस पर। बोर्डियक्स और नांतेस ये जो दोनों हैं, इन दोनों का क्या बात थी, ये थी कि ये दोनों जो है पोर्ट सिटीज़ पर आते थे और ये प्रॉस्पेरस रीजन में बिलोंग करते थे। ओके, अब इसमें क्या हुआ, ये इसमें एक चीज़ और होती थी, दैट वाज स्लेव ट्रेड जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो रही थी। होता क्या था कि नांतेस और बोर्डियक्स से जो कई सारे ऑफिशियल्स वगैरह होते थे वो जाते थे अफ्रीकन कोस्ट और वहाँ से लेकर आते थे स्लेव्स।
सो ये अगर सपोज अफ्रीकन कोस्ट है तो यहाँ से वो लाते थे स्लेव, और ये स्लेव जो होते थे वो फिर वहाँ पे इनके पास वापस आते थे, लाइक दे यूज टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अफ्रीका टू दी फ्रांस। सो ये स्लेव ट्रेड का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था इन 2 पोर्ट्स पर। अब आते हैं पेरिस पर। पेरिस जो है बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है जगह एक देखा जाए तो इन फ्रांस, सेंटर फॉर एजुटेशन। अब होता क्या था, ये एक प्रॉपर सेंटर बन गया था किसी भी तरह की लड़ाई और धमकी और या किसी भी तरह का जो भी प्रोटेस्ट वगैरह का तो बहुत ज़्यादा हो गया था इन 1789। और ये जो है इसमें हमने देखा था क्या चीज़ें हुई थी। एक तो हुआ था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, और दूसरी चीज़ हुई थी पीजेंट्स अपराइजिंग। सो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल की हमने बात करी थी कि करीबन 7000 मैन एंड वुमेन जो थे वो एक साथ मार्च करते हैं बेस्टाइल की ओवर और अपने ऊपर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और पूरा जो है पूरा तबाह कर देते हैं। और पीजेंट्स अपराइजिंग क्या हुआ, क्योंकि दाम बहुत बढ़ रहे थे किसी भी प्राइस प्रोडक्ट इन सब चीज़ों के, तो पीजेंट्स वगैरह जो थे उनमें गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करने लग गए, उन्होंने होर्डिंग करने लग गए, कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट में सब कुछ रखने लगे कोई भी चीज़ से, जिससे कि दूसरों को ना मिले, उनके पास ये सब चीज़ें रहें। और ये सब जो चीज़ें थी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी जिससे की वजह से कि पीजेंट्स जो है अपनी प्रोटेस्ट दिखा सकें, बेसिकली यही था। और उन्होंने नेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हुआ करते थे उनको जला दिया और उन्होंने कंपेल कर दिया, दे फोर्स नोबल्स कि वो वहाँ से भाग जाएं और कैसे भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जो किंग लुइस जो थे उन्होंने फाइनली लाइक लुइस 16 जो थे उनको फाइनली रिकॉग्नाइज करना पड़ा नेशनल असेंबली बिकॉज ऑफ इट। लुइस finally recognized what he recognized was the National Assembly. सो ये था जो हमने मैप टॉपिक्स में पढ़ा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले तो लोकेशन बहुत ज़रूरी है, मार्सिलीज, पेरिस, नैंतेस, बोर्डियक्स वैसे हैं कहाँ वो सब की। उसके बाद एक स्टोरी समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था, तो अच्छा रहेगा और याद रहेगा कि हाँ हमें ऐसे करना है, इसके लिए ऐसे करना है। सो दीज वर द मैप टॉपिक्स जो हमने पढ़ा और हमने यहाँ पे ये हमारा चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होता है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न सो फार इन दिस वीडियो कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगे कैसे करके बढ़ के आता था और इन दी एंड क्या हुआ। तो ये था हमारी पूरी स्टोरी अभी तक की। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसी ही वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल डील विद द टर्म पेपर्स एग्जामिनेशन पैटर्न के क्वेश्चंस पर, और जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और अभी के लिए तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।